नमस्कार साथियों, प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जनन की परिभाषा और उसके सामान्य प्रकार पढ़े थे। आज हम उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो आप सब मूड में हैं? मूड में आ जाइए आप लोग। जनन क्या होता है ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। सभी जीवों में, सभी जंतुओं में, सभी पौधों में, जितने भी जीवित जीव हैं, पौधे और जंतु, उन सब के अंदर अपने समान नए जीव उत्पन्न करने की एक क्षमता होती है, अपने ही समान, और उसी क्षमता को कहा जाता है जनन। सभी जीवों में अपने समान नए जीव उत्पन्न करने की क्षमता होती है, उसी क्षमता को जनन कहा जाता है। और जनन के द्वारा ही वो प्रकृति में अपने अस्तित्व को बना के रखते हैं। खरगोश का बच्चा जन्म लेता है, गाय से गाय का, मनुष्य से मनुष्य का, आम के बीज से आम का पौधा, नीम के बीज से नीम का पौधा, अमीबा से अमीबा। ऐसी चर्चा हमारी पहले हुई थी। जनन 3 प्रकार का होता है। एक होता है सोमेटिक या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसको हिंदी में कहा जाता है कायिक जनन या वर्ध जनन। दूसरा आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। तीसरा आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। 3 प्रकार का होता है। अब इसमें जो ये कायिक जनन है, इसके बारे में ध्यान रखना है कि ये सामान्यतः जो पौधे रहते हैं उनके अंदर होता है। प्लांट्स रहते हैं, पौधे रहते हैं, उनके अंदर होता है। और इसको विस्तार से हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। दूसरा आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये होता है सामान्यतः अविकसित जीवों के अंदर। अविकसित जीव, अविकसित जंतु और अविकसित पौधे निम्न श्रेणी के। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहता है, ये होता है विकसित जीवों के अंदर, जो डेवलप है उनके अंदर ये होता है। विस्तार से हम इनके बारे में पढ़ेंगे। 3 प्रकार का जनन है: सोमेटिक रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव सामान्यतः पौधों में होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये अविकसित जीवों के अंदर होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये विकसित जीवों के अंदर होता है। और क्या क्या विशेषताएं हैं इनकी, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखिए, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, थोड़ा इसके बारे में पहले पढ़ लें तो वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें क्या होता है, एक तो रहता है मेल, नर, और दूसरा रहता है फीमेल, मादा। ये जंतु भी हो सकते हैं, पौधे भी हो सकते हैं। पौधे के अंदर पुष्प रहता है, जंतुओं के अंदर नर अलग रहता है, मादा अलग रहता है। तो नर जंतु हो सकता है, मादा जंतु हो सकता है। हम मनुष्य की बात करें तो जो मेल रहता है, इस मेल के अंदर स्पर्म बनते हैं, ऐसा शुक्राणु बनते हैं। फीमेल के अंदर क्या बनेगा? फीमेल के अंदर बनेगा ओवम या एग या अंडाणु। ये अंडाणु ऐसा रहता है गोल, और ये शुक्राणु ये ऐसा रहता है छोटा और पतला और लंबा। इन दोनों को बोलते हैं युग्मक या गैमीट। फिर क्या होता है आगे, ये स्पर्म और ओवम ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। इनके मिलने की जो क्रिया रहती है उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। इसको कहा जाता है निषेचन। दोनों मिल जाएंगे, दोनों मिलेंगे तो इन दोनों के मिलने से बनता है जायगोट। इन दोनों के मिलने से जायगोट बनता है, जिसको हिंदी में कहा जाता है युग्मनज। ये ऊपर वाले दोनों युग्मक हैं, गैमीट,
और ये जो बना दोनों के मिलने से वो है जायगोट युग्मनज। ठीक है, फिर ये जायगोट आगे विकास करता है, इसका डेवलपमेंट होता है, तो इससे बनता है जायगोट के विकास से फिर बाद में बनता है एम्ब्रियो, इसको हिंदी में कहा जाता है भ्रूण। भ्रूण बन जाएगा, और जो भ्रूण बनेगा वो जो भ्रूण है, इस भ्रूण से आगे नई संतान का विकास होगा। तो पहले तो ये दो जीवों की आवश्यकता होती है, दो जनक, शुक्राणु और अंडाणु, ये दोनों क्या है, युग्मक, तो इनकी भी आवश्यकता होगी। फिर ये दोनों आपस में मिलेंगे तो इनके मिलने की क्रिया को हम कहते हैं निषेचन या फर्टिलाइजेशन, वो भी होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जायगोट बनेगा, जायगोट का आगे विकास होगा तो भ्रूण बनेगा, और भ्रूण से नए बच्चे के रूप में नई संतान का निर्माण होता है। तो अगर इसमें हम मुख्य मुख्य बातें देखें तो पहली बात तो यह है कि यह विकसित जीवों के अंदर होता है। कौन सा जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरी बात यह है कि इसमें दो जनक की आवश्यकता होती है, दो जनक मतलब एक नर और एक मादा। फिर क्या होगा, इसमें शुक्राणु की आवश्यकता भी होती है और अंडाणु की आवश्यकता भी होती है। तो शुक्राणु और अंडाणु ये दोनों क्या है, ये दोनों है युग्मक, तो इसमें दो युग्मक की आवश्यकता होगी। युग्मक मतलब गैमीट। ठीक है, इसके बाद फिर अगला देखोगे तो इसमें निषेचन की आवश्यकता भी होगी। निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन की आवश्यकता भी होगी। इसके बाद में अगर देखोगे आप तो डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, परिवर्धन के लिए समय अधिक लगता है। मनुष्य में ही क्या होता है, समय लगता है लगभग 280 दिन का। तो 280 दिन मतलब 9 महीने लगभग बच्चे का विकास होता है। तो हम इसमें अगले पॉइंट में बता सकते हैं समय अधिक लगेगा। ठीक है, और इसके अंदर दो जनक है, नर है, मादा है, उन दोनों के युग्मक मिलेंगे आपस में, तो कहीं ना कहीं रिकॉम्बिनेशन होगा। इसमें संयोजन हो रहा है, संयोजन किसका, शुक्राणु का और अंडाणु का। तो यहां पर जो बच्चा बनेगा, जो संतान बनेगी, जो संतति बनेगी, उसके अंदर नर और मादा दोनों के लक्षण का मिश्रण बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो जीव बनेगा उसका जैव विकास होगा, मतलब पर्यावरण के लक्षणों को या पर्यावरण के परिवर्तनों को वो आसानी से सहन कर लेगा। मतलब इस जनन से बनने वाले जीवों के अंदर अनुकूलन की क्षमता, एडप्टेशन की कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों के संयोग से, दोनों के संयोजन से संतान की उत्पत्ति होती है। अगर और देखें हम यहां पर तो थोड़ी सी परेशानी वाली बात इसके अंदर रहती है कि इसमें जो संतान उत्पन्न होती है, उन संतान की जो संख्या रहती है वो निश्चित होती है। तो हम इसमें बता देंगे कि निश्चित संतति बनती है। इसमें क्या होगा, निश्चित संतति या निश्चित संतानों की संख्या बनेगी। जैसे मनुष्य में एक समय में एक संतान बनेगी। अब कोई किस्मत वाला होगा तो कभी कभी ट्विंस हो सकते हैं, पर सामान्यतः एक समय में एक बनेगा। खरगोश में एक समय में 4 बच्चे बनेंगे। सुअर होगा उसमें एक समय में 12 बन सकते हैं, उससे अधिक नहीं। किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीमित मात्रा में संतानें उत्पन्न होती है। संतानों की संख्या का इसमें लिमिटेशन है। ठीक है, तो ये कुछ विशेषताएं हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होगा? जब 2 जनक होंगे।
जब जीव विकसित होगा, जब दो युग्मक बनेंगे शुक्राणु और अंडाणु, जब दोनों मिलेंगे फाइटेशन होगा, जायगोट बनेगा, जायगोट से भ्रूण बनाना, भ्रूण से बच्चा बनाना, उसमें समय अधिक लगेगा। दो अलग अलग जीवों का संयोग हो रहा है, दो अलग अलग जीवों के युग्मक मिल रहे हैं, तो कहीं न कहीं जैव विकास में इससे मदद मिलती है। संतानों की संख्या लिमिट रहेगी, अनुकूलन इनमें अधिक होगा, इससे जो जीव बनेंगे उसमें अनुकूलन अधिक होगा। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात थोड़ी सी कर लें तो ये थोड़ा सा उससे उल्टा है तो दोनों रिप्रोडक्शन के प्रकार ही, दोनों में संतान उत्पन्न होगी, पर एक एसेक्सुअल है एक सेक्सुअल है, तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान का अंतर क्या होगा ये थोड़ा देखें आप लोग। तो जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसके अंदर मान लिया जाए एक जंतु है अमीबा, सबने देखा है ना, फोटो देखा होगा इसका आप लोगों ने, ये अमीबा है, अकेला ही है। इस अमीबा के अंदर मान लो विखंडन हुआ, तो इस अमीबा के अंदर जो केंद्रक रहता है ये दो भाग बढ़ जाता है, और कुछ समय बाद में क्या होता है, इससे ये एक छोटा अमीबा इधर बन जाता है, एक इधर बन जाता है। मतलब इसके अंदर क्या हुआ, विखंडन, तो एक से दो बन गए। अब इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें ध्यान से देखिए, इसमें जनक मतलब अमीबा कितने हैं, एक ही है। नर मादा जैसे यहां लिए थे वैसे इसमें लिए क्या, नहीं लिए। तो इसके अंदर ये लिख सकते हैं हम, एक जनक से काम चल जाता है। इसमें हमने शुक्राणु और अंडाणु स्पर्म और ओवम के रूप में बनाए थे युग्मक गैमीट, वो यहां बने क्या, नहीं। तो हम लिख देंगे इसके अंदर युग्मक की आवश्यकता भी नहीं होती है। शुक्राणु अंडाणु बने क्या, नहीं बने। इसके अंदर निषेचन हुआ क्या, निषेचन भी नहीं हुआ। फाइटेशन हुआ क्या, नहीं हुआ। देखो ना भैया, गैमेट बने क्या, अब गैमेट बने ही नहीं है, शुक्राणु बने ही नहीं है, तो फाइटेशन किसका होगा, नहीं होगा। तो जायगोट बनेगा क्या, जायगोट का निर्माण भी नहीं होता। जायगोट नहीं बनेगा तो इसको बोलते हैं युग्मनज, या इसको बोलते हैं युग्मनज जो बना है, इससे बाद में क्या बनेगा, इससे बनेगा भ्रूण। बनेगा क्या, इधर तो बनता है, इधर नहीं बनेगा, इसमें भ्रूण भी नहीं बनेगा। अच्छा, दो जीवों का संयोग हो रहा है क्या, दो युग्मक बने क्या इसके अंदर, नहीं बने, युग्मक बने ही नहीं, जायगोट बना ही नहीं, फाइटेशन हुआ ही नहीं, भ्रूण बनेगा ही नहीं, तो संयोग कहां हुआ, संयोग नहीं हुआ। तो जैसा ये अमीबा है सेम टू सेम वैसे ही अमीबा रहेगा। मतलब इसके अंदर जो संतान होगी वो संतान पूर्वज के समान होगी, और जो निरंतर वातावरण में परिवर्तन होते रहते हैं, उन परिवर्तनों को इससे बनने वाला ये अमीबा इतना सहन नहीं कर पाएगा जितना इनसे बनने वाला ये जीव सहन करेगा। मतलब इसके अंदर अलैंगिक जनन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो संतानें बनेगी, उनके अंदर जो अनुकूलन होगा, एडेप्टेशन होगा, वो नहीं होगा या बहुत कम होगा। जो संतान बनेगी, जैसा अमीबा ऊपर है वैसा ही नया अमीबा बनेगा। और यहां पर आपने देखा होगा हमारे पेरेंट्स जो रहते हैं उनके अंदर के लक्षण हमारे अंदर कुछ आते हैं, पर सेम टू सेम हम वैसे नहीं रहते, कहीं ना कहीं अंतर आता है। और कहीं ना कहीं जो अंतर आता है उसको बोलते हैं विभिन्नता। विभिन्नता मतलब वेरिएशन। तो विभिन्नता इसमें उत्पन्न होगी, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में।
और यहां पर विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होगी। इसके अंदर ये आपको याद रखना पड़ेगा, वेरिएशन नहीं होगा। तो अगर देखा जाए सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो अलैंगिक जनन की विशेषता क्या होगी? एक ही जनक से काम हो जाएगा, दो युग्मक नहीं बनेंगे, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जायगोट नहीं बनेगा, भ्रूण नहीं बनेगा, समय बहुत कम लगता है, विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होगी, अनुकूलन की क्षमता भी उत्पन्न नहीं होगी। जो बच्चा बनेगा वो सेम टू सेम पूर्वज के समान या पैतृक के समान बनेगा। और यहां तो मामला उल्टा ही है, दो जनक नर और मादा चाहिए। कुछ जंतु द्विलिंगी भी रहते हैं, जैसे केचुआ, पर उसमें नर वाला भाग अलग रहता है, मादा वाला भाग अलग रहता है। फिर नर वाले भाग में क्या बनेगा? शुक्राणु। मादा वाले भाग में क्या बनेगा? अंडाणु। ये दोनों आपस में मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन भी होगा, जायगोट भी बनेगा, भ्रूण भी बनेगा, समय भी अधिक लगेगा, विभिन्नताएं भी उत्पन्न होगी, अनुकूलन की क्षमता भी अधिक होगी। ठीक है, तो ये जो हमने पढ़ा है, ये पढ़ा है सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब कभी कभी क्या होता है, प्रश्न पूछ लेते हैं कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, या दोनों की तुलना कीजिए, किसमें क्या होता है। तो ये जो पूरी कहानी हमने सुनी है, ये जो कथा सुनी है आप लोगों ने, उस कथा को छोटे छोटे पॉइंट में हम बांट देंगे तो इनमें अंतर आसानी से हम लिख पाएंगे। कैसे लिखेंगे ये देखिए। ये हमने क्या किया है, एक तरफ लिखा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक तरफ लिखा है सेक्सुअल। सीरियल नंबर है, कैरेक्टर्स हैं, मतलब इसके लक्षण, कौन से बिंदु हम लेंगे, बिंदु हम क्या क्या लेंगे। तो ये देखिए इतना आसान है। जीव, पहला पॉइंट क्या है? जीव। ठीक है, तो जीव में हम शब्द निकालेंगे, अर्थ निकालेंगे विकसित और अविकसित। तो ये कौन से जीवों में होता है? एसेक्सुअल। ये होता है अविकसित जीवों में। तो यहां लिख देंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अविकसित जीवों के अंदर होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होता है? तो हमने ये पढ़ा था, किसमें होगा? ये होता है विकसित जीवों के अंदर। विकसित जीवों के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और अविकसित जीवों के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। दूसरा पॉइंट देखिए, जनक मतलब पेरेंट्स। तो पेरेंट्स हैं, जनक हैं। ये एसेक्सुअल में तो हमने एक ही अमीबा लिया था, उससे दो बना दिए थे। तो यहां लिख देंगे हम एक जनक की आवश्यकता होती है। यहां पर दो जनक की आवश्यकता होती है। केचुआ होगा तो उसमें एक में ही काम हो जाएगा, पर सामान्यतः दो जनक की आवश्यकता होती है, नर की और मादा की। दूसरा है युग्मक। युग्मक मतलब गैमिट्स, और गैमिट्स मतलब स्पर्म और ओवम, शुक्राणु और अंडाणु। तो यहां तो हमको शुक्राणु और अंडाणु की आवश्यकता नहीं होती एसेक्सुअल में। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर शुक्राणु और अंडाणु की आवश्यकता होती है। तो यहां लिख देंगे हम, इसमें आवश्यकता होती है किसकी? तो हमको मालूम है स्पर्म और ओवम। शुक्राणु अंडाणु की आवश्यकता होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जायगोट, जायगोट को बोलते हैं युग्मनज। यहां जायगोट बनेगा क्या? जायगोट नहीं बनेगा, क्योंकि दो युग्मक बने ही नहीं। तो यहां पे जायगोट बनेगा क्या? यहां पे जायगोट बनेगा, तो हम लिख देंगे जायगोट बनता है। समय आपसे अच्छा कौन जानता है? अभी पढ़ा था, इसमें तो एक अमीबा से दो अमीबा बना दिए थे हमने कम समय में ही।
तो इसमें समय कम लगता है, इसमें समय अधिक लगेगा। जीव बड़ा होगा, फिर शुक्राणु अंडाणु बनेंगे, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर जायगोट को विकास करने के लिए टाइम देना पड़ेगा 280 दिन का, 9 महीने का, तो इसमें समय अधिक लगेगा। जैव विकास की बात, इसको बोलते हैं इवोल्यूशन, जो लंबे समय में होता है। तो यहां पे जैव विकास होगा क्या? यहां पे जैव विकास नहीं होगा। इधर जैव विकास होगा, क्योंकि दो जीवों के युग्मक आपस में मिलेंगे। जायगोट और भ्रूण बनेगा क्या? तो यहां पे तो जायगोट भी नहीं बनेगा और भ्रूण भी नहीं बनेगा। यहां पर जायगोट और भ्रूण दोनों का निर्माण होता है। ठीक है। इसके बाद संतति, संतानें, यहां निकालेंगे हम संतति की संख्या से अर्थ निकालेंगे इसका, संतानों की संख्या। तो यहां पे तो क्या होगी? यहां लिख देंगे अनिश्चित। 2, 4, 5, 10, 20, 50 बन जाएंगे। जितने टुकड़े करोगे अमीबा के उतने ही बन जाएंगे। और यहां पे क्या होता है? यहां पे संतान, इसकी जो संख्या रहती है वो निश्चित होती है। तो मेरे भाई बड़ा आसानी से आप इसमें अंतर लिख पाएंगे। कुछ नहीं याद करना है, ये याद करना है आपको, केवल ये जो पॉइंट हमने बना रखे हैं इधर, जीव, एक जीव, उसमें 2 जीव की आवश्यकता होती है। जनक, इसमें जीव अविकसित और विकसित, जनक 1 और 2, युग्मक की संख्या, यहां पे 2 युग्मक बनते हैं, यहां बनते ही नहीं है। जायगोट इधर नहीं बनेगा, इधर बनेगा। तो आसानी से ये जो 4-5 पॉइंट लिखे हैं यहां पर, उसको ही हम एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं इसमें। कौन सा? तो आप चाहें तो जोड़ सकते हैं इसके अंदर निषेचन वाला पॉइंट जोड़ सकते हैं, तो अगला पॉइंट हो जाएगा। इसमें निषेचन नहीं होता है एसेक्सुअल में, सेक्सुअल में फर्टिलाइजेशन होता है। तो अंतर बिल्कुल आसानी से आप कर पाएंगे, कोई परेशानी नहीं आएगी। थोड़ा सा आपको इन बिंदुओं पर विचार करना पड़ेगा। 7-8 पॉइंट इसमें हो गए। ठीक है। अब देखिए, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एसेक्सुअल होता है, इसमें कुछ अच्छी बातें भी हैं और कुछ कमियां भी हैं। कमियों को हम पढ़ते हैं हानि के रूप में, और जो अच्छाइयां रहती है उनको पढ़ते हैं हम लाभ के रूप में। तो कमी भी होगी, अच्छाइयां भी होगी। तो प्रश्न कभी कभी पूछ लेते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कौन से लाभ होते हैं और कौन सी हानियां होती हैं? तो यहीं पे ध्यान रखना, यहीं पे दिमाग लगाना। अभी इसी पॉइंट में से ये जो 7 पॉइंट है, ये ब्रह्मास्त्र है इसका। इन 6-7 पॉइंट, 8 पॉइंट में से हम इसके लाभ भी बता देंगे और हानि बता देंगे। कमियां क्या है, अच्छाइयां क्या है, वो हम अगर देखना चाहें तो देखिए, जैसे प्रश्न पूछे आपसे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लाभ और हानियां लिखिए, क्या लाभ होंगे और क्या हानि होगी। तो पहले हम चर्चा कर लेते हैं लाभ पर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लाभ क्या होंगे? तो एक तो क्या होगा लाभ इसका, एक ही जीव से काम हो जाएगा, 2 जीव की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरा लाभ क्या होगा? कम समय में हो जाता है। तीसरा लाभ ये होगा कि हमको जैसा जीव चाहिए वैसा ही इससे प्राप्त कर सकते हैं, मतलब पूर्वज के समान प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा लाभ ये हो जाएगा कि इसमें संतानें कई सारी पैदा हो जाती है, तो जितने चाहिए उतने टुकड़े कर दो अमीबा के, हाइड्रा के, तो सब इससे संतानें पैदा हो जाएगी अनियमित। अच्छी बात क्या है इसमें? अच्छी बात तो बता रहा हूं मैं कि पहली बात तो ये कि एक जनक से काम हो जाता है, कम समय में हो जाता है,
संतानें अधिक क्वांटिटी में प्राप्त हो जाती है, पूर्वज के समान संतानें पैदा हो जाती है। जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता उनमें यह हो जाता है, मतलब अविकसित जीवों का कौन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होगा, अविकसित जीवों के अंदर। तो 4-5 पॉइंट जोड़ देंगे हम। 4-5 पॉइंट कौन से जोड़ देंगे, लाभ में जोड़ सकते हैं हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके लाभ, एडवांटेज क्या है। पहली बात तो क्या होगा, ये अविकसित जीवम हो जाता है। दूसरा, इसमें एक जनक से नया जीव बन जाता है। तीसरा, कम समय में हो जाता है। चौथा, अनिश्चित संतति बन जाती है। ठीक है, पूर्वजों के समान संतान प्राप्त हो जाती है। ये लाभ हो गया, अच्छी बात हो गई। ठीक है, अब इसी की हानि मतलब कमियां। तो इसकी हानियां क्या हो सकती है, हानि यह हो सकती है कि इससे जैव विकास नहीं होता। यह सबसे बड़ी समस्या है, जैव विकास नहीं होता। तो जैव विकास नहीं होगा तो भैया इसके अंदर जो नए जीव बनेंगे उसमें अनुकूलन की क्षमता कम होगी या नहीं होगी। ठीक है, इसमें क्रॉस नहीं होता है, इसलिए इसके अंदर विभिन्नता भी उत्पन्न नहीं होगी। विभिन्नताएं, वेरिएशन, विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होगी। ये कुछ कमियां हैं। अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लाभ और हानि, कमियां क्या है और लाभ क्या है, ये लिखे हुए। ठीक है, अब कभी कभी प्रश्न ऐसा पूछ लेते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो हमने इधर पढ़ा है, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लाभ और हानि क्या है। तो ये तो उल्टे हैं एक दूसरे के, और आप तो समझदार हो, है कि नहीं। अब यहां उल्टा है तो वहां भी उल्टा कर देंगे। प्रश्न ऐसा पूछ ले कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लाभ और हानि लिखिए, तो जो इसके लाभ हैं एसेक्सुअल के, वो सेक्सुअल की हानि हो जाएगी, और जो एसेक्सुअल की हानियां होगी वो उसका लाभ हो जाएगी। तो देखो कैसे लिखेंगे। फिर लिखेंगे हम इसको, जैसे प्रश्न पूछ ले हमसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लाभ और हानियां लिखिए, तो इसके लाभ क्या होंगे, इसके लाभ ये होंगे भैया, उसका उल्टा हो जाएगा। तो इसके जो लाभ होंगे वो ये होगा कि इससे विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। ठीक है, विभिन्नताएं होगी। फिर क्या होगा, इसमें विभिन्नताएं उत्पन्न होगी तो अनुकूलन की क्षमता भी इसके अंदर अधिक होगी। ठीक है, और अनुकूलन की क्षमता अधिक होगी तो भैया इससे जैव विकास भी होगा। इवोल्यूशन, जो जीवों का समय के साथ या पीढ़ी पीढ़ी लंबे समय में जो परिवर्तन आता है उसको बोलते हैं इवोल्यूशन, जैव विकास। तो जैव विकास केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही संभव है। ये तो लाभ हो गया, ये अच्छी बात हो गई। अब कमियां क्या है, तो
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हानियां क्या है? हानियां मतलब कमियां क्या होगी? कमियां ये होगी कि सबसे पहले तो इसमें दो जीवों की आवश्यकता होती है, दो जीवों के बिना ये नहीं होगा, दो जीवों की आवश्यकता होती है। किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कहां से ढूंढोगे? एक नर एक मादा। दूसरा, इसके लिए दो गैमीट, दो युग्मकों की आवश्यकता होती है। शुक्राणु और अंडाणु जब तक वो दोनों नहीं होंगे तब तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। दोनों आ गए तो दोनों को मिलाना भी है, मतलब फर्टिलाइजेशन, उसकी आवश्यकता भी है। यहां तो दो बन जाएंगे तो भी काम चलेगा, दोनों को मिलाना पड़ेगा। ठीक है, फिर देखोगे आप लोग समय अधिक। हिंदुस्तान में केवल समय ही नहीं है, बाकी सब कुछ है, तो इसको तो टाइम देना पड़ेगा। कम से कम मनुष्य की बात अगर कर रहा है तो मनुष्य में 9 महीने का समय देना पड़ेगा फर्टिलाइजेशन होने के बाद। बाकी तो ये तो बहुत समय लगेगा, पर फर्टिलाइजेशन के बाद भी 9 महीने का समय आपको देना पड़ेगा, तब जाके उसका विकास होगा। तो ये छोटी मोटी बातें हैं, आपके लिए कोई मायने रखती नहीं है, पर हमको इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से समझकर प्रश्न के उत्तर लिखने का प्रयास करना चाहिए। कभी कभी प्रश्न ऐसा पूछ लेते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल इन दोनों में से अच्छा कौन सा रहता है? तो ये हमारे हाथ में तो है नहीं, है ना, ये तो प्रकृति के हिसाब से चलता है। तो दोनों में से जो बेटर रहता है वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये क्यों होता है? दोनों में से अच्छा सेक्सुअल अगर है तो क्यों है? तो उसके पीछे केवल कारण यही है कि दो युग्मकों का संयोजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, दो जीवों के लक्षण आते हैं संतान के अंदर, विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, नए अनुकूलन उत्पन्न होते हैं और जैव विकास होता है। इसीलिए ये अच्छा है। ठीक है, तो प्रश्न अलग अलग पूछेंगे, कितने प्रकार का होगा जनन? तो कितने प्रकार का होगा उसमें हम बता देंगे। 3 प्रकार का होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। सेक्सुअल और एसेक्सुअल में क्या डिफरेंस है, प्रश्न पूछ लेंगे। सेक्सुअल के लाभ और हानि क्या है, ये लिखे हुए हैं। एसेक्सुअल के क्या है, ये लिखे हुए हैं, और प्रिंटेड भी आपको मिल जाएंगे, पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको। समय आपके पास है ही, आप आसानी से इसको पढ़ पाएंगे। ये यहां इसमें लिखे हुए हैं अलिंगन के लाभ और हानियां क्या क्या है, जब मैं सुना देता हूं आप लोगों को। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें लिखा है एक जनक की आवश्यकता होती है, अच्छी बात है। कम समय में पूर्ण हो जाता है और अच्छी बात है। असंख्य संतानें प्राप्त हो जाती है, ये और अच्छी बात है। ये हमारे अंदर ऐसा नहीं होता, नहीं तो हम अभी है 140 करोड़, अगर ये होता असंख्य संतानें उत्पन्न होती तो पता नहीं क्या होता। फिर छोड़िए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हानियां मतलब कमियां। कमियां क्या होगी? ये अविकसित जीवों के अंदर ही होता है, अगर जीव विकसित है तो नहीं होगा। इसके द्वारा विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती, पढ़ चुके हैं हम। जैव विकास भी नहीं होता, है ना। इससे जो पौधे बनते हैं उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि उसमें नए संयोग नहीं बनते। एडेप्टेशन, अनुकूलन क्षमता कम होती है या होती नहीं है। ये बात की है हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इसके बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये उसका उल्टा है, तो आप लोगों को तो आता है, फिर भी मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं आप लोगों को। इस जनन के द्वारा जैव विकास होता है, अच्छी बात है। संततियों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, वातावरण के
परिवर्तन को सहन करने की क्षमता का विकास होता है, मतलब ये अनुकूलन वाला पॉइंट है। रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है, ये अनुकूलन लिख दिया हमने। इसके बाद में इससे हानियां क्या है, कमियां क्या है, तो कमी में देखिए दो जनक की आवश्यकता होती है, जब तक दोनों नहीं होंगे तब तक संभावना नहीं होगी। समय अधिक चाहिए, जो हमारे पास है नहीं। ये केवल विकसित जीवों में होता है, अगर अविकसित में करवाना चाहेंगे तो ये जनन नहीं होगा। इसके बाद में जनन का महत्व क्या, सोचिए क्या महत्व जनन का। जनन का पहला महत्व तो यह है कि जनन के द्वारा ही जीव अपने अस्तित्व को, अपनी जाति को वातावरण में, पर्यावरण में, प्रकृति में हमेशा बना के रखता। अगर मनुष्य में जनन नहीं होता, संतानें पैदा नहीं होती, तो एक समय के बाद में मनुष्य खत्म हो जाते। ठीक है, तो जनन से क्या होता है ये देखिए जरा, लाभ क्या जनन से, या इसका महत्व क्या है। तो प्रकृति में जीवों की निरंतरता बनी रहती, मतलब हम कभी समाप्त नहीं होंगे। हम से मतलब मनुष्य। मृत जीवों से नए जीवों का विस्थापन होता है। जीव मर जाता है, पर मरने से पहले वो ऐसा कर जाता है कि उसके जैसे जीव प्रकृति में बने रहे। इसके द्वारा जीवों में नए लक्षण के रूप में विभिन्नता उत्पन्न होती है। आनुवंशिक लक्षणों को अगली पीढ़ी में हम भेजने का प्रयास करते हैं, उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसफर होते हैं वो, या अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। इसके द्वारा पर्यावरण में जंतु एवं पौधों के मध्य संतुलन, एक बैलेंस जो इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी है, वो बना रहता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत मेरे ख्याल से होना नहीं चाहिए। थैंक यू।